सो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए हुए एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम सुल्तानपुर नाम के एक गांव को देखते हैं, जहां पे कुछ लोग एक घर के बाहर इकट्ठा हो रखे थे। तभी वहां पे एक चारू नाम की औरत आती है, जो कि अपने बच्चे के साथ होती है। ये लोग चारू से कहते हैं कि इस घर के मालिक तुमसे एक बार मिलना चाहते हैं। जिसके बाद चारू अपने बेटे को लेके अंदर जाती है और वहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो कि काफ़ी बीमार होता है। उसका आखिरी समय चल रहा होता है। चारू से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। वो आदमी कहता है कि मुझसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, जिस वजह से अब मैं मुक्ति चाहता हूँ, ताकि मैं अगले जन्म में ऐसी कोई गलती ना करूँ। चारू कहती है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन वो आदमी रोने लगता है और उसे बीमार देखकर चारू उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। चारू उस बूढ़े आदमी के सीने पर हाथ रखती है, जिससे धीरे धीरे उसकी जान निकलना चालू हो जाती है। इसके बाद चारू वहाँ से जाने लगती है और उसे वहीं बूढ़े आदमी की आत्मा दिखती है, जो उसे शुक्रिया कर रही थी। सो गाइस, यहाँ पर यह बूढ़ा आदमी बहुत ही बीमार था, बहुत ही तकलीफ में था, इसलिए उसने चारू को बुलाया। चारू के अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जिससे वो इंसान को मार सकती है। सो उसने इस आदमी की जान निकाल कर उसे तकलीफ से आज़ाद कर दिया था। और यहीं पर चारू का बेटा भी खड़ा होता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि आप जिसके सीने पर हाथ रखती हो वो क्यों सो जाता है। तो चारू से कहती है कि ये शक्ति उसे उसके विरासत में मिली है और आगे चल के उसे भी ये चीज़ वो सिखा देगी। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा और उसे अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क पता चल जाएगा। उसका बेटा कहता है कि उसे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो उसकी माँ उसे दो सिचुएशन देती है और उसे कहती है कि मान लो कि तुम एक घर में हो और एक कमरे में वहाँ तुम्हें कुछ कपड़े और मिठाइयाँ मिलती हैं, तुम क्या करोगे। तो उसका बेटा कहता है कि मैं पहले मिठाई खाऊंगा और फिर कपड़े पहन लूँगा और वहाँ से चला जाऊँगा। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम किसी और के घर में ऐसे कैसे जा सकते हो, अगर चली भी गए तो कोई भी सामान तुम बिना पूछे कैसे ले सकते हो। अब चारू का ये मानना होता है कि वो ये शक्तियाँ जिसे भी दें वो एक अच्छा इंसान हो, लालची ना हो और वो इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करे, क्योंकि अगर ये शक्तियाँ किसी गलत आदमी के हाथ लग गई तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। अब इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी रात होती है और समीरा अपने डैड का घर पर वेट कर रही होती है कि उसके डैड आने के बाद वो भी सोने चली जाती है। लेकिन अचानक से वो महसूस करती है कि उसके विंडो पे पत्थर आके लगा है। जब वो उस विंडो के पास जाती है तो उसे गेट पर जेनी दिखती है और अगली पल ही जेनी उसका गला पकड़ लेती है और उसका दिल निकाल लेती है। लेकिन तब तक दोस्तों में पता चलता है कि ये समीरा का एक बुरा सपना था। वे आगे बढ़ते हैं, यहाँ हम पीटर को देखते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा होता है कि तभी उसकी वाइफ जेनी उसे रोकती है और उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाती है। और इस पेपर में उसी बार ओनर की मौत के बारे में लिखा था। वो पीटर से कहती है कि वो इस आदमी से कल ही मिली थी और ये मुझे नैनी के बारे में कुछ बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही इसकी मौत हो गई। ज़रूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जेनी कहती है कि वो जिससे भी मिलती है वो मर जाता है। वेल पीटर इस बात का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मुझे भी तुमसे दूर रहना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रवि उस बार ओनर की बॉडी देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ पहुँचने पर डॉक्टर उसे उसका दिल निकाल कर दिखाता है, जो कि उसी तरह से सूख गया था जैसे मेट के साथ हुआ था। ये सब देखने के बाद रवि बाहर आकर ऑफिसर से मिलता है और वो बताता है कि आखिरी बार ओनर को जेनी के साथ देखा गया था और जिसकी भी मौत हुई है सभी का जेनी के साथ कोई ना कोई लिंक है। लेकिन रवि कहता है कि जब बार ओनर की मौत हुई तो जेनी चर्च में थी और ये बात का सबूत है कि वो ये खून नहीं कर सकती। अब हम दोबारा से पास में जाते हैं सुल्तानपुर में, जहाँ पर उसी दो आदमी के बूढ़े बच्चे चारू के घर पर आते हैं और उसे भला बुरा सुनाने लगते हैं। उनका कहना था कि चारू ने उनके पिताजी को बहकाया है और जिससे वो अपनी सारी वसीयत चारू के नाम कर गए हैं। वो चारू को बहुत ही बुरे नाम से बुलाते हैं, जैसे कि वो डायन है, वो चुड़ैल है। लेकिन चारू उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो सारी वसीयत दोबारा से उनके नाम करने को भी तैयार थी और उसे कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन वो दोनों मानने को तैयार नहीं होते। वो अपने साथ एक पुलिस वाले को लाए थे और चाहते थे कि चारू को जेल में डाला जाए, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से उसे पकड़ा नहीं जा सकता था और इन सभी को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन जाते जाते दोनों बोलते हैं कि वो दोबारा आएंगे और उसको पकड़ कर ले जाएंगे। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे समीरा स्कूल से बंक करके जेनी के घर पर जाती है और वहाँ वो जेनी से बोलती है कि उसने जेनी को बार ओनर को मारते हुए देखा है, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताएगी
अगर जेनी उसकी माँ की आत्मा को उससे मिलवा सके। वेल गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि समीरा की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है और वो किसी भी कीमत पर उनसे एक बार मिलना चाहती थी और इसी वजह से वो जेनी के पास आई थी, क्योंकि उसे लगता है कि जेनी के पास कुछ शक्तियां हैं जिससे वो उसकी माँ को उसे मिलवा सकती है। लेकिन जेनी को ये सारी बातें काफ़ी अजीब लगती है, इसलिए वो समीरा को वहाँ से जाने को कहती है। जाते जाते समीरा जेनी को वो घोस्ट ऑफ सुल्तानपुर की बुक भी देती है और जेनी उससे कहती है कि ये बुक झूठी है, इसमें जो भी लिखा है वो सब झूठ है। लेकिन समीरा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। अब अगले सीन में हम रवि को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ शहर में हो रही मौतों के बारे में डिस्कस कर रहा होता है, जिसमें वो बोलता है कि सारे लोगों का जेनी के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इसके आगे वो कुछ बोल पाता कि वहाँ पर जेनी आ जाती है, जिसके बाद रवि जेनी से उन लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन बाद में वो उसे चिल करने को कहता है क्योंकि जेनी इन सब चीज़ों से काफ़ी घबरा गई थी। अब जेनी उसे ये भी बताती है कि समीरा उसके घर आई थी और वो कुछ भूतों से रिलेटेड उसे सवाल पूछ रही थी। अब इसके बाद कहानी दोबारा से पास में जाती है, जहाँ पर चारू के बेटे को वही दो लोग पकड़ लेते हैं और उसे एक टैटू वाले के पास ले जाते हैं और उसके हाथ पे एक फ़कीर नाम का टैटू बनवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि फ़कीर कोई और नहीं बल्कि चारू का बेटा ही है जो बड़ा होकर फ़कीर बनता है। अब ये दोनों भाई फ़कीर और उसकी माँ को फ़कीर मानते थे, मतलब गरीब मानते थे, इसलिए उसने उसके हाथ पे फ़कीर लिखवा दिया था। अब वो लोग ज़बरदस्ती उस बच्चे के हाथ पे फ़कीर लिख देते हैं, जिसे बहुत दर्द होता है और वो बहुत चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अब यहाँ पर दोबारा से कहानी प्रेजेंट में आती है और हम समीरा को उस बोट वाले आदमी से मिलने जाते हुए देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ रवि आ जाता है और उस आदमी को मारने लगता है। ये देखकर समीरा उसे बचाती है और कहती है कि ये मेरा दोस्त है, आप इसे कुछ मत करिए। और यहाँ पर यह आदमी और समीरा की दोस्ती हो जाती है। अब समीरा और रवि एक साथ बैठे होते हैं और रवि समीरा से पूछता है कि तुमने जेनी से क्या बोला, और समीरा उसे सारी सच्चाई बताती है और रवि को उसी जगह पे ले जाती है जहां उसने ये होते हुए देखा था और कहती है कि हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर रवि थोड़ा सोच में पड़ जाता है और समीरा उससे ये भी बोलती है कि ये काम सुल्तानपुर ऑफ घोस्ट का है, क्योंकि वो किसी का भी रूप ले सकता है और उसने जेनी का रूप लेके बार ओनर को मार दिया है। ये सब रवि को कुछ समझ नहीं आता और उसे यकीन भी नहीं हो रहा था कि भूत वगैरह होते हैं। और इसके बाद हम दोबारा से पास में जाते हैं जहाँ पर सुल्तानपुर में हम पहुँचते हैं। अब चारू अपने बेटों को लेके उस दोनों भाइयों के पास जाती है बहुत ही गुस्से में और उनसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन वो दोनों भाई उल्टा चारू और उसके बेटे को मारने लगते हैं। और यहाँ पर दोस्तों चारू अपना आपा खो देती है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, वो अपनी मुट्ठी को बंद करती है जिससे कि उस आदमी की आत्मा निकलने लगती है और उसकी धीरे धीरे करके मौत हो जाती है। उसे मारने के बाद वो भाग कर वापस घर आती है, क्योंकि चारू जानती थी कि अब गांव वाले उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो यहाँ से भागने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से भाग पाए तब तक गाँव वाले यहाँ पहुँच जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। अब डरी हुई चारू अपने बेटे से बोलती है कि मैं जो भी तुम्हें देने जा रही हूँ उससे तुम इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हो। इसके बाद वो अपनी सारी शक्तियाँ फ़कीर को दे देती है और बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। और फ़कीर के जाने के बाद चारू जलते हुए घर से बाहर आती है और अपने हाथ आगे करती ताकि वो अपनी शक्तियों का फिर से इस्तेमाल कर सके। लेकिन इससे पहले दोस्तों वो उसे इस्तेमाल करे, सामने वाला आदमी उसे गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब दूर खड़ा फ़कीर अपनी आंखों से देख लेता है और अपनी माँ को मरता देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। और अब वो ऐसा इंसान बनने वाला था जिसे रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो चौथा एपिसोड मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आपको ये एपिसोड, ये वेब सीरीज़ कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।